जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एसएन कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GW कॉम्पिटिटिव पे। जी हां, फिर आपके सामने लेके आ गया हूं CDP PYQ का सेकंड सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन जो आने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही काम। तो आइए इस महत्वपूर्ण सेशन को आज शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आपने जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो अब लगातार आते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आइए समय ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है Which of the following behaviors characterize the concrete operational stage proposed by जीन पियाजे। तो कहता है कि इनमें से व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है जीन पियाजे ने जो है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में 4 स्टेज बताए थे, जिनको हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो आइए पहले सवाल के ऑप्शंस को देख लेते हैं। कहता है पहले हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग, यानी कह रहा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार, या संरक्षण कक्षा समावेश, या अस्थगित अनुकरण, या पदार्थ अस्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, या विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इनमें से कौन सा होने वाला है सही दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो आप जैसा देखेंगे इनके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के हिसाब से जो है ये कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन जो है ये आपका सही ऑप्शन रहने वाला है। तो एक एक करके चारों स्टेज की हम लोग चर्चा कर लेंगे और देख लेंगे शॉर्टकट में कि इसके और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन जो है ये कंजर्वेशनल आपका जो है कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन है, यानी संरक्षण एवं कक्षा समावेश जो है, यानी इंक्लूजन कहता है कि कक्षा समावेश जो है ये सही उत्तर है आपका। जो जीन पियाजे का आप पहला स्टेज देखेंगे, इन 4 स्टेजों में से पहला स्टेज जो है सेंसरी मोटर स्टेज है, जो 0 से 2 साल यानी जन्म से लेके जो 2 साल तक चलता है, जिसको हम संवेदी गामक गतात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। 0 से 2 साल उसके क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है आप देख सकते हैं। कहता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, यानी बच्चा जो है धीरे धीरे वस्तु की पहचान करेगा, यानी वस्तु स्थायित्व में आएगा। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव को वो देखेगा। इंद्रियों और गति के माध्यम से सीखना, कहता है कि भाई सेंसेस, धीरे धीरे बच्चा जो है सेंसेस का मूवमेंट उसके ऊपर आने लगता है। सेंसेस जो है प्रॉपर जो है वो उसके माध्यम से वह मूवमेंट गति के माध्यम से सीखता है। चलिए दूसरा स्टेज बात कर ले। कहता है द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के लिए होता है। इसके क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं आइए बात कर लें। तो कहता है कि इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल के लिए है, इसमें बच्चा जो है प्रतीकात्मक कार्य करता है, यानी सिंबॉलिक फंक्शन देता है, सिंबल्स को समझने की कोशिश करता है, सिंबॉलिकली बिहेव करता है। ईगो सेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रितता उसके अंदर आती है। इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता होती है। तो ये सारे शब्द जो है कक्षाओं के दौरान जो है आपको इसके एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। फिलहाल जो है हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो ये सब शब्द जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप तीसरा स्टेज देखेंगे जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 7 से 12 वर्ष के लिए जो है बच्चों में देखा जाता है। और इसको हम जो है इसमें जो है यह कंक्रीट ऑपरेशनल यानी संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसको आप ये सेम चीज यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप नहीं वो करेंगे। यह जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें जो है क्या होता है एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम, यानी बच्चा नंबर्स को पहचानता है, क्षेत्रफल सीख लेता है, यानी मैथमेटिक के कुछ जो रिलेटेड स्फेयर्स हैं उसको जान पाता है। उसके साथ साथ क्या है कि इसको हम गैंग एज कहते हैं। पढ़ाते समय मैंने कई बार बताया होगा कि गैंग एज यानी क्लास इंक्लूजन भी इस समय होता है, जो है कक्षा समावेश भी होता है। यही कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की हम बात कर रहे थे, जिसको हम कह रहे हैं कि भैया इसमें जो है आप इस तरह के शब्द देख सकते हैं। परिवर्तनीयता होता है, क्रमिकता और संक्रमणशीलता होता है, जिसको हम कह रहे हैं रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन, ट्रांसटिविटी ऑल्सो डेवलप इन दिस स्टेज। तो ये सब सारे ऐसे लक्षण है जो इस स्टेज में आपको देखने को मिलते हैं।
आप चौथा स्टेज देखेंगे जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कह रहे हैं, जो आप देखेंगे 12 और उससे अधिक उम्र में यानी वयस्कता तक ये आप देख सकते हैं, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, जो 12 वर्ष से वयस्कता तक होगी। ठीक है, तो इसमें जो है, जो आप हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग जो देख रहे थे वह इसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। इसको हम विधिवत क्लास में बात करेंगे, या जब मैं इस पे पर्टिकुलर नोट्स बनाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि ये सब होता क्या है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसको। कहता है कि फिर साध्यात्मकता विचार, तो यहां देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अमूर्त विचार आने लगते हैं बच्चों के बीच में। अमूर्त विचार से आप समझ सकते हैं कि मतलब किसी चीज की कल्पना करना जो सामने नहीं है, उस फीलिंग का, यानी लव, हेट और पेन, ये सब फीलिंग जो है अमूर्त विचार के हिस्से हैं, अमूर्त जो है एहसास है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, बच्चे का तार्किक सोच डेवलप होता है। पर्सपेक्टिव टॉकिंग, यानी किसी परिप्रेक्ष्य में बात करना, उसको ग्रहण करना, उसकी चर्चा करना, ये सब सारा इसमें आपको दिखाई देता है। तो ये चारों जो है स्टेज है जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। आप देखेंगे अगला सवाल जो है हमारे सामने है। अच्छा, ये 4 स्टेजेस हैं जिसको आप देख सकते हैं, ये चार्ट के माध्यम से मैंने डिफाइन कर दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये चार्ट के माध्यम से बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मेहनत किया गया है आपके लिए, ताकि आपको इजी वे में सब बढ़िया चीज मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं संवेदीगामक अवस्था हो गया, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गया। और यहाँ जो है ये पूर्व हटा दीजिएगा, यहाँ जो है कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये सेम चीज प्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चार्ट को आप बना लीजिएगा। कहता है अगला सवाल जो आपके सामने है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो कहता है इनमें से भैया कौन सा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है। तो इसमें से कौन सा जो है पियाजे ने इस चीज, इनमें से किस चीज के बारे में अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है चर्चा की है। तो आप देख रहे हैं स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट। ये कुछ चीजों के बारे में मैं पहले भी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिटेलिंग दे दूंगा। अब देखिए इसमें से जो है पियाजे के अनुसार आप देखेंगे स्कीमा जो है, ये जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है स्कीमा। और स्कीमा क्या होता है, तो एक जो है नॉलेज का फ्रेमवर्क होता है, जिसको हम मेंटल फ्रेमवर्क कहते हैं। उसके आधार पे जो है बच्चा अपने अनुभवों को शेयर करता है और अनुभवों को बनाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आइए आगे इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्कीमा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहते हैं कि पियाजे के थ्योरी में, पियाजे के सिद्धांत में जो स्कीमा है वह एक मानसिक ढांचा है। क्या है वह जो है स्कीमा एक ऐसा मानसिक ढांचा है या सूचनाओं का एक व्यवस्थित पैकेट है जो व्यक्ति को अपने अनुभवों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। तो जो आपने स्कीमा बना लिया है, यानी जो मेंटल फॉर्मेट, जो नॉलेज है वो आपके अंदर एक मेंटल फॉर्मेट बनाता है, और उसी के आधार पे बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंसेस को के आधार पे रिएक्शन देता है। वो जो पूर्व में नॉलेज है उसके आधार पे जो एक्सपीरियंस करता है उसको जो है रिएक्शन में शो करता है, उसकी प्रतिक्रिया देता है। तो इस स्कीमा को जो है कहता है कि हम जो है किस प्रकार से इसमें जो है परिवर्तन ला सकते हैं। तो देखिए ये कुछ तरीके हैं, जैसे कहता है एसिमिलेशन हो गया, आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन, समायोजन, इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। ये ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है जो स्कीमा के अंदर यानी उसके मेंटल एबिलिटी के अंदर जो पहले से प्रियोर नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है, जो उसने ज्ञान अर्जित किया है, उसके आधार पे नए चीजों को समझने का जो प्रयास होता है वह ये 3 तरीकों से होता है। इंटीग्रेट न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो जो पहले से मौजूद है उसमें कुछ नया लाना, नए अनुभवों को जोड़ना, यह इन 3 तरीकों से जो है यह संभव हो पाता है। और ये तीनों तरीके क्या हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको अलग से कभी फिर वीडियो बनाएंगे तो देंगे जरूर, अभी के लिए इतना ही है। अच्छा देखिए एक जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है जो एल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया है। यह जो अभी आप देख रहे थे ऑप्शन में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी यानी अवलोकन अधिगम का जो सिद्धांत है, जो कि यह बताता है, फोकस करता है किस पे, ऑब्जर्वेशन पे, और कहता है ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन पे फोकस करता है। यानी जो है
उसको अवलोकन करना और साथ साथ में उसका अनुकरण करना, यानी किसी बिहेवियर को या हैबिट को आप डेवलप किए हैं उसको उसका अनुकरण करना, उससे कुछ अनुकरण करके सीखना। यह कहता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है, जो किसने दिया था, तो बच्चों याद रखिए एल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अब अगला बात करें कंडीशनिंग यानी अनुबंधन जो होता है, जिसको हम कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसको जो है इवान पावलोव ने दिया था। तो देखिए जितना बेहतर हो सकता है, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो मैंने कम समय में देने का प्रयास किया है। अगर आप इसको जो है अच्छे से समझते हैं, नोट करते हैं, नोट बनाते हैं, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप देखेंगे रीइंफोर्समेंट, पुराने वीडियो में भी जो है प्रबलन के बारे में मैंने बताया था, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये जो है बीएफ स्किनर जो है, इनका पूरा नाम भी लिखा हुआ है, बीएफ स्किनर जो है, उन्होंने रीइंफोर्समेंट का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। तो आइए देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपके पास लेके आया हूं मैं, और मेरा प्रयास है कि आपको अच्छा से अच्छा दिया जाए, जो शॉर्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, साथ में बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बना लीजिए, या पॉज करके नोट्स बना लीजिए, लेकिन नोट जरूर बनाइए, ये काम आएगा शॉर्ट रिवीजन में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कहता है असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करना, श्रेणी निश्चित करना। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड टॉपिक, तो कहता है कि संबंधित जो अवधारणाएं हैं बच्चों के किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसके कंफ्यूजन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करना, स्पष्टता देना, या लेवलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, या मार्किंग पास और फेल ऑन द रिपोर्ट कार्ड्स। तो देखिए असेसमेंट जो होता है, जो आपका जो है ये अब आकलन है, यह आकलन जो है क्या बताता है भाई, रैंक देने का तो काम नहीं करता, तो ये जो है गलत ऑप्शन है। आप देखेंगे यहाँ लेवलिंग का भी काम नहीं करता, ये सब लास्ट के प्रोसेस है। असेसमेंट जो है शुरुआती दौर होता है, जिसमें हम जो है कोशिश करते हैं कि बच्चों के कंफ्यूजन को, किसी टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर कर सके। या आप ये भी जानते हैं, मैंने कक्षाओं में पढ़ाया है कि असेसमेंट यानी जो आकलन होता है वह पढ़ाने से पूर्व या पढ़ाने के दौरान, यानी जो शिक्षण और अधिगम लर्निंग की प्रक्रिया चल रही होती है उसके दौरान या उसके शुरू में जो है इसको किया जाता है। तो आइए इसका भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेंगे। तो ये आपका जो है ऑप्शन सेकंड जो है ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। आइए देखिए, ये चार्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। सेकंड करेक्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड टॉपिक। तो संबंधित जो है टॉपिक से संबंधित जो है चीजें हैं उनकी क्लैरिटी प्रदान करना बच्चों को। देखिए गोल क्या होता है असेसमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग, जो आकलन मूल्यांकन किया जाता है उसका क्या क्या गोल होता है। तो कहता है कि इसके फीचर जो आप देखेंगे, कह रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, निरंतर चलता रहता है। बिफोर यानी पढ़ाने से पहले, और ड्यूरिंग एंड आफ्टर टीचिंग, तो पढ़ाने से पहले, हाँ, ड्यूरिंग द टीचिंग एंड आफ्टर द टीचिंग। और क्या होता है भैया, क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानना, ये आप देख सकते हैं। मोटिवेट स्टूडेंट को मोटिवेट करना, उनकी अगर कुछ कमी निकल के आ रही है असेसमेंट के दौरान तो उनको मोटिवेट करना, मोटिवेशन भी असेसमेंट का काम होता है। और शिक्षण में मार्गदर्शन, ये तो महत्वपूर्ण है ये कि भाई और टीचर और बेहतर कैसे चीजों को बना सके, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट, तो मूल्यांकन के कई प्रकार भी हैं, वो हम इधर देख लेंगे। तो कहता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर जो है जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो है यह चलता है, जिसको कह रहे हैं कि कंडक्ट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। और ऐसा क्यों करते हैं कि फीडबैक लेने के लिए कि भाई जो इंस्ट्रक्शनल वर्क चल रहा है, जो निर्देश दिया जा रहा है या निर्देशित किया जा रहा है, उसमें क्या सुधार हो सकता है, संभावित सुधार। तो ये क्विज के माध्यम से हो सकता है बच्चों, क्लास वर्क और डिस्कशन के माध्यम से ये हम देख सकते हैं। कई बार जो है कक्षाओं में टॉपिक शुरू करने से पहले जो है हम ये देखते हैं कि बच्चे का पहले का पूर्व का ज्ञान क्या है, तो वो असेसमेंट के माध्यम से करते हैं, कुछ सवाल पूछ लेते हैं बच्चों से, कुछ डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। समेटिव असेसमेंट तो कहता है इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ यूनिट, जो एंड ऑफ यूनिट में देखेंगे या कोर्स या प्रोग्राम कोई एंड होता है तो उसको टेस्ट या एग्जाम या प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उसको देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है, जिसको निदानात्मक हम बोलते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड प्रियोर नॉलेज बिफोर इंस्ट्रक्शन।
तो ये डायग्नोस्टिक जो होता है ये इंस्ट्रक्शन से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में अवलोकन, जैसे जब आप देखेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा जो है 9th से 10th में जा रहा है, बोर्ड के एग्जाम में जा रहा है, तो उसके पूर्व ज्ञान में 9th में उसने क्या क्या सीखा है उसको जानने और अगले कक्षा को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटेलिजेंस इज करेक्ट। तो कहता है कि भाई इंटेलिजेंस के उसके लिए बुद्धि के बारे में जो है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कहता है कि इंटेलिजेंस एक फिक्स एबिलिटी है जो कि केवल बर्थ के जन्म के समय दिखती है या आती है। तो ये जो है ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं रहने वाला। इंटेलिजेंस इतना छोटा नहीं हो सकता, इतना सीमित नहीं हो सकता। कह रहा है एक्यूरेटली कैन बी एक्यूरेटली मेजर, क्या एकदम एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है स्टैंडर्ड टेस्ट करके? तो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट तो पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इंटेलिजेंस इज अ यूनाइटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। नहीं भाई, सिंगल ट्रेट कैसे हो सकता है, यूनाइटरी कैसे हो सकता है? कहता है इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। बिल्कुल, इंटेलिजेंस जो है कई एबिलिटीज का सेट है, कॉम्प्लेक्स सेट है। ठीक है, तो ये जो है सही ऑप्शन आपका रहने वाला है, 4th ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहता है कि ये मल्टी डायमेंशनल है और इंटेलिजेंस का आप जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इंटेलिजेंस का एक फीचर है, कहता है ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग इसके आयाम हैं, उन विभिन्न आयामों के माध्यम से जो है हम बुद्धि को जो है उसको विकसित करते हैं या उसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो है आखिरी सवाल कहता है कि रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ अ मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम ऑफ विच आर अ ओरिजिनल सोल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो कह रहा है रूही हमेशा जो है सोचती रहती है किसी न किसी समाधान के बारे में, और इनमें से जो काफी समाधान है वो कह रहा है कि सही भी रहता है। तो कह रहा है कि इनमें से क्या लक्षण, कौन से लक्षण वाली वो व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व क्या है? तो कह रहा है क्रिएटिव थिंकर है, हाँ सृजनात्मक विचारक है, या अभिसारिक विचारक है, कन्वर्जेंट थिंकर है, या रिजिड थिंकर, या ईगोसेंट्रिक थिंकर। तो देखिए वो नए समस्या के नए समाधान की तरफ सोचती रहती है, तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके सृजनात्मक विचार को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, और बाकी जो आपके ऑप्शन है इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं। जैसे कन्वर्जेंट थिंकर है, कन्वर्जेंट थिंकर का क्या काम है भाई? तो कन्वर्जेंट थिंकर जो है किसी समस्या से एक हल की तरफ पहुंचता है और वह कोई नया चीज सृजन नहीं करता, वो कई चीजों से एक तरफ कन्वर्ज होता है, एक तरफ आता है, एक हल की तरफ पहुंचता है। रिजिड थिंकर आप देखेंगे तो कहेगा कि भैया इसकी मेंटालिटी बहुत रिजिड मेंटालिटी का है, इसका जो मानसिकता है वो बहुत कठोर है, यानी किसी चीज को अपना ही वो रटा रहता है, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ईगोसेंट्रिक देखेंगे तो ईगोसेंट्रिक भी आपने प्याजे में देखा होगा कि ईगोसेंट्रिक किस तरह का होता है, तो आत्म केंद्रित विचारक। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा थोड़ा आप लोग एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। ये देखिए बहुत सुंदर जो है 2-2 लाइनों में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बहुत आपके काम आने वाला है। तो यहाँ देखिए सृजनात्मक चिंतक वह है जो है अपने विभेदी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करके वह क्या कर रहा है, वो नए मौलिक और उपयोगी विचार को उत्पन्न कर रहा है। तो क्रिएटिव सृजनात्मकता क्या होता है? नए विचारों को उत्पन्न करना, नए चीजों को सोचना, कई पीछे पूर्व ज्ञान के आधार पे। ठीक है, तो इसमें इसकी जो आप देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कहता है लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, कल्पना शक्ति होता है और संभावित समाधान खोजने की क्षमता होता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो बच्चों में होती है। तो कन्वर्जेंट थिंकर यहां देख लीजिए, कह रहा है तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच होता है ये, जिसका उपयोग करके एक सही उत्तर तक पहुंचा जाता है। तो मैंने आपको कहा कि एक सही हल के तरफ पहुंचना, तो वो हो गया। रिजिड मानसिकता आप देख रहे हैं, नए विचार या अलग दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अच्छा, उसी तरह ईगोसेंट्रिक देख लिए, तो ईगोसेंट्रिक कह रहे हैं कि भैया इसमें जो है अवबोध बालक जो है, जिसमें प्याजे जो है अपने सिद्धांत में कहते हैं कि जहां छोटा बच्चा जो है दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहा है, तो वो अपने नजरिए से सब कुछ देखता है। एक छोटा बच्चा क्या है, वो अपने नजरिए से देखेगा, आपके नजरिए को समझ नहीं पाएगा। तो ये पियाजे के सिद्धांत में आप देखते हैं। तो ये आपके लिए जो है बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और लेके मैं आया हूं, तो आप पॉज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए
और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए बच्चों। हम इससे भी जबरदस्त सेशन आपके लिए लेके आएंगे और आपका ये बैच जबरदस्त रहने वाला है। हमारे ऑफलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें लगातार मॉक टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, नोट्स दिया जा रहा है। तो ये जो है 2 महीने से 2.25 महीने का जो समय है जब आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और अन्य वैकेंसी को फेस करने जा रहे हैं, तो ये सीडीपी का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और धीरे धीरे करके आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपका कुछ सुझाव हो या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, तो मेरा आपसे जुड़ाव बढ़ेगा। आप कृपया करके जो है कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर मेरे लिए सुझाव लिखें, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे अगले सीरीज में। जय हिंद, नमस्कार।